हेलो बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स का लेक्चर 17। लास्ट क्लास में हमने देखा था डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। फिर हमने उसके बाद देखा था डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन हमने देखा था, और फिर इस पर एक क्वेश्चन हमने किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका फाइन मटेरियल का बना होता है और जिसके चारों तरफ आपका रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का कोटेड किया रहता है। देखेंगे क्या है आपका ऑप्टिकल फाइबर और इसका क्या यूज़ हम लोग करते हैं, दो चीज़ देखेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई ऐसा है, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कोर है और इसके ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर आपका फाइन मटेरियल का बना होता है और आपका ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। इसको हम लोग अंदर वाले को हम लोग कोर बोलते हैं, कोर। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू। और ये जो आपका कोर है ये चारों तरफ से कोटेड किया रहता है रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल से, ठीक है, रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल। और इसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता है, लो, है ना, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किससे लो, तो कोर से लो आपका होता है। और जब यहाँ पे आप कुछ है ना सिग्नल आप भेजते हो तो आराम से इधर से उधर आपका चला जाता है। सिग्नल के फॉर्म में हम लोग क्या भेजते हैं, लाइट भेजते हैं, है ना। सिग्नल हमारा दो टाइप का हो सकता है, जो भी सिग्नल बोलते हैं मैसेज को, जो कि एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, है ना। तो यदि ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि लाइट यहाँ पे हम लोग भेजते हैं, यहाँ से कोई लाइट इंटर किया, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आप नॉर्मल खींचोगे, जैसे ही आपका ये इससे जाएगा थोड़ा सा बेंड करेगा, किसके तरफ, नॉर्मल की तरफ, यहाँ आया। अब यहाँ पे ऐसा बनाया जाता है कि चाहे आप किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आप भेजो, तो यहाँ पे जब ये आएगा तो यहाँ का एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। ये थीटा जो है किससे ज़्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक बार यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा, और फिर आपका मान के चलो फोकस चला गया, निकल गया, है ना। तो आपने है ना सिग्नल को यहाँ से आराम से, है ना, एक जगह से दूसरी जगह आपका सिग्नल चला गया। और याद रखेंगे बच्चा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होता है तो एनर्जी का लॉस नहीं होता है। जितना एनर्जी यहाँ पहुँचा टोटल के टोटल को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जितना सिग्नल आप भेजोगे उतना ही यहाँ पे मिलेगा, लॉस नहीं होता है। और इस कंडीशन में जब हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं तो जो आपका सिग्नल जाता है वो है ना उसका एक स्पीड अच्छा होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो ब्रॉडबैंड वगैरह जो घर में यूज़ करते हैं तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर है ना यूज़ होता है, और जिसके वजह से स्पीड आपका ज़्यादा होता है, 100 Mbps है ना, 200 Mbps आपका मिलता है। जितना आप स्पीड यहाँ भेजोगे उतना ही आपका यहाँ पे मिलेगा, है ना।
तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग यूज़ करते हैं क्या चीज़ में, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, है ना। सिग्नल किस फॉर्म में होगा आपका, ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में, जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। यहाँ पे सिग्नल, है ना, ऑडियो या वीडियो सिग्नल को हम लोग, है ना, लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ये ऑप्टिकल फाइबर से होते हुए निकल जाता है। अंदर में क्या होते रहता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहता है ना। तो याद रखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर, है ना, फाइन मटेरियल का बना होता है, फाइन मटेरियल, है ना, कोर का बना होता है, जिसको हम लोग कोर बोलते हैं। और इसके चारों तरफ क्या, है ना, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल से कोटिंग किया रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। और ये आपका कोर है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इस फिगर को बना लेंगे बच्चा, और इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ऑप्टिकल फाइबर, optical fiber is made with fine material of high रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नॉन एज कोर। इसको हम लोग कोर बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, कोर बोलेंगे। कोटेड विथ relatively low refractive index material, है ना, known as cladding। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। तो जल्दी फटाफट इसको लिखेंगे बच्चा। तो ऑप्टिकल फाइबर इज मेड विथ फाइन मटेरियल ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉन एज कोर, कोटेड विथ रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल नॉन एज क्लैडिंग। when a light is incident on it, it suffers number of total internal deflection and comes out of it, और इससे बाहर निकल जाता है। समझ में आया? जब आपका लाइट इंसिडेंस होगा तो है ना, नंबर ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए इससे बाहर आपका निकल जाता है। वही लिखे हैं, व्हेन ए लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, इट सफर नंबर ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कम्स आउट ऑफ इट, है ना। अब इसका यूज क्या है, हम लोग यूज देखते हैं। It is used in transmission of audio and video signals through long distance with very high speed, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड से हम लोग इसको भेजते हैं, है ना। दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। चूँकि लाइट आपका यहाँ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है,
तो लाइट यदि आपका ट्रेवल कर रहा है तो लाइट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर से जो ट्रांसमिशन होता है काफ़ी फास्ट ट्रांसमिशन होता है। सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? ऑप्टिकल फाइबर से के थ्रू होता है। और जब हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं तो 100% जितना आप यहाँ भेज रहे हो, यदि आप यहाँ पे 100% भेज रहे हो तो इधर भी आपको कितना मिलेगा? 100% मिलेगा, मतलब लॉस नहीं होता है। हमने बोला था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है कि टोटल का टोटल रिफ्लेक्ट हो जाता है, कोई भी एनर्जी का यहाँ पे लॉस नहीं होगा। तो जितना आप भेज रहे हो उतना आपको इधर आपका मिल रहा है। ट्रांसमिशन 100% ट्रांसमिशन हो पाता है ऑप्टिकल फाइबर में। और ये पतला होता है, काफ़ी पतला होता है, एकदम पतला होता है। और हम लोग जो है ना ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह जो लेते हैं उसमें ये ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किया हुआ रहता है, तो है ना। तो ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर का यूज़। हम लोग क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल का भी हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, है ना। ट्रांसड्यूसर की मदद से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को है ना लाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर लाइट को ऑप्टिकल फाइबर से भेजते हैं और फिर ट्रांसड्यूसर के थ्रू है ना लाइट को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, है ना। इस तरह से हमारा है ना ऑप्टिकल फाइबर से हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, है ना, 100% इफिशियंसी के साथ। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे बच्चा। चलिए बच्चा हम लोग देखते हैं मिराज क्या है। मिराज है ना, मिराज तो लिखेंगे इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन due to total internal deflection, total internal reflection in hot summer day, ठीक है बच्चों। देखेंगे क्या है मिराज जो है, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है ना, इल्यूजन हम लोग किसको बोलते हैं? इल्यूजन बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जहाँ है वहाँ नहीं दिख रहा है और जो नहीं है वो दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इल्यूजन बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है? इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन है ना। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये होता कहाँ है? इन हॉट समर डे, है ना। हॉट समर डे में इन डेजर्ट एरिया में, है ना, डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान वगैरह में, है ना, जहाँ पे आपका बालू ही बालू है, उस जगह पे आपको ये मिराज हमको दिखने को मिलता है। जब हम लोग है ना रेगिस्तान वगैरह में जब जाते हैं और गर्मी का समय रहता है तो कभी कभी क्या नज़र आता है हमको, है ना, कि बहुत गर्मी है, प्यास लग रहा है ना, पानी पीने का बहुत मन कर रहा है और इधर उधर देख रहे हैं कहीं, है ना, पानी नहीं है, लेकिन दूर से देख रहे हैं तो लग रहा है क्या यहाँ पानी है, वहाँ पानी है। जब वहाँ जाते हैं तो क्या नज़र आता है? बालू नज़र आता है। तो ये क्या है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिराज बोलते हैं। ये एक टाइप का क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन। एक्चुअली पानी नहीं है लेकिन हमको क्या फील होता है कि वहाँ पानी है। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं नज़र आता है, पकड़ते हैं तो वहाँ पानी नज़र आता है ना। तो ये आपका मिराज है। अब कैसे होता है, किसके वजह से होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से होता है ना। और कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चा, है ना। इसमें होता है इन डेजर्ट, है ना। डेजर्ट में याद रखेंगे बच्चा, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है और ये आपका क्या है? सैंड है, यहाँ पे बालू है। तो बालू क्या होता है? जल्दी गर्म हो जाता है
है ना, जैसे कि सन से आपका लाइट आ रहा है तो यहाँ क्या करेगा उसको, है ना, सैंड क्या करेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सैंड तुरंत आपका गर्म हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका ज़्यादा, तो इसके कांटेक्ट में जो एयर होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, इससे यहाँ पे थोड़ा कम गर्म मिलेगा आपको, इससे यहाँ पे और कम गर्म मिलेगा, इससे यहाँ पे और कम गर्म मिलेगा आपको। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे यहाँ का ज़्यादा हॉट, उससे कम हॉट, उससे कम हॉट, उससे कम हॉट। और आपको पता होना चाहिए कि यदि टेम्परेचर आपका जैसे जैसे बढ़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर का डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यदि एयर का डेंसिटी कम हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नीचे का जो यहाँ वाला जो रहेगा वो क्या होगा, जैसे नीचे वाला आपका क्या होगा, कौन सा मीडियम होगा, रेयर, और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो उसे उसे हम लोग डेंसर में होते हुए जाएंगे। तो ऊपर हो जाएगा आपका कौन सा मीडियम, डेंसर, जैसे ऊपर में डेंसर, उससे नीचे रेयर, उससे नीचे उस, है ना। तो हमेशा ऊपर से जब नीचे आएंगे तो कहाँ से कहाँ आएंगे, डेंसर से रेयर में। तो इधर का जो मीडियम हो जाएगा, है ना, लिखेंगे लेयर, लेयर्स ऑफ एयर, है ना, नियर ग्राउंड सरफेस, है ना, इज हॉटर। और यदि हॉटर है तो कौन सा मीडियम हो जाएगा, रेयर मीडियम, है ना, रेयर मीडियम हो जाएगा। तो आपका नीचे आपका रेयर, ऊपर में जाएंगे तो नीचे आपका, है ना, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आपका क्या होते जाएगा, है ना, नीचे जैसे ही आएंगे तो आपका मीडियम कैसे होने लगेगा, रेयर मीडियम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे आप नीचे आएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे कोई आपका एक, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक वृक्ष है, ठीक है। आप जब यहाँ पे देख रहे हो तो मान लेते हैं यहाँ से तो यहाँ पे देखने वाला यहाँ है, देखने वाले का आँख यहाँ है, देख रहा है। चलिए, तो जब यहाँ से लाइट चला, ऐसे चला, फिर क्या होगा बच्चा, ये ऊपर में कौन सा मीडियम, डेंसर, नीचे में रेयर। तो किसके तरफ बेंड कर जाएगा बच्चा, है ना, ऊपर में डेंसर है, नीचे में रेयर है, तो किधर भाग जाएगा बच्चा, यहाँ से जो लाइट आएगा, यहाँ से जो आपका लाइट जो आएगा, ध्यान रखेंगे बच्चा, यहाँ से जो लाइट आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर भागा, है ना। देखेंगे ये लाइट ऐसे आ रहा था, यहाँ पे नॉर्मल से दूर भागा, फिर यहाँ पे आया, फिर ये नॉर्मल से और दूर भागा, फिर यहाँ पे आया, फिर ये नॉर्म, है ना। तो मान लेते हैं कि ऐसा होते होते एक कंडीशन आ गया कि जब ये एंगल जो है, यहाँ का एंगल, ये थीटा जो है, ये ग्रेटर देन क्या हो गया, थीटा सी, मतलब क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ज़्यादा हो गया तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ गया, फिर यहाँ पे अब क्या है, नीचे कौन सा मीडियम है, रेयर, ऊपर क्या है, डेंसर, तो किधर भागेगा, नॉर्मल की तरफ भागेगा, है ना। तो इस तरह से फिर यहाँ पे पहुँचेगा बच्चा, फिर यहाँ पहुँचेगा और फिर ये यहाँ पे जा कर के दिखेगा। तो ये आपका ऑब्जर्वर को लगेगा लाइट कहाँ से आ रहा है बच्चा, यहाँ से आ रहा है, तो उसको ये क्या दिखेगा, ये जो आपका है ना ट्री है, वृक्ष है, वो आपका कुछ यहाँ दिखेगा, है ना, ऐसे लगेगा यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आपका एक तो ऐसे जो लाइट जाएगा ऐसे, ये तो ऑब्जर्वर जो है यहाँ देखने वाला, ये ऑब्जर्वर मान लेते हैं ऐसे खड़ा है ऑब्जर्वर,
देखने वाला देख रहा है, तो जब देख रहा है तो एक लाइट डायरेक्ट ऐसे गया तो देखा क्या, वृक्ष यहाँ पे है, ट्री यहाँ पे है, दूसरा इसका इमेज भी यहाँ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे तो ट्री है नहीं, यहाँ पे तो ट्री है नहीं। तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि चलो ये तो क्लियरली दिख रहा है, इसे डायरेक्ट लाइट गया तो ये तो दिख गया, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, उसका इमेज दिखेगा। कहाँ पे, यहाँ पे सैंड रहेगा, सैंड में इमेज दिखेगा। तो सैंड में तो इमेज नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, लगेगा है ना, शैडो बन रहा है, तो शैडो जो बनेगा तो उसको फील होगा, शैडो कहाँ बनेगा, है ना, पानी में, तो उसको लगेगा क्या कि यहाँ पे पानी है। और यही इल्यूजन जो हो गया, एक्चुअली यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ सैंड है, चूँकि उसको फील होगा कि यहाँ पे पानी है, तब तो यहाँ पे इमेज बन रहा है इसका, इस वृक्ष का, वृक्ष तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख ही रहा है, और एक रे जो यहाँ गया वो भी रे यहाँ पे पहुँच रहा है इसके आँख के पास, तो लग रहा है क्या कि इमेज आपका यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा। तो ऑब्जर्वर को, है ना, देखने वालों को, है ना, डेजर्ट रीजन में, है ना, हॉट समर डे में उसको क्या फील होगा कि यहाँ पे पानी है, जब यहाँ आएगा तो पानी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये आपका ऑप्टिकल, है ना, इल्यूजन है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं, है ना। याद रखेंगे कि किसके, ये क्या है, ऑप्टिकल, है ना, मिराज क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, किसके वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, जिसके वजह से आपका क्या हो जाता है बच्चा, ध्यान में रखेंगे, है ना, कि आपको जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ आपको फील होगा कि वहाँ पानी है ना, है ना, रेगिस्तान, है ना, बालू, है ना, जहाँ पे बालू है आपको एक्चुअली में वहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे पानी है, जब वहाँ जाएंगे पानी पीने तो पानी आपको मिलेगा नहीं, है ना, और इसे प्यासे भटकते रहेंगे बच्चा, है ना। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे, यही आपका मिराज है, ठीक है, चलिए फटाफट लिख लेंगे। चलिए बच्चा एक क्वेश्चन लिखेंगे, कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास कोर, ब्रैकेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1 सराउंडिंग बाय ए क्लैडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। सपोज ए बीम ऑफ लाइट इंटर्स इनटू द फाइबर फ्रॉम एयर से एट एन एंगल थीटा विथ द फाइबर एक्सिस एज शोन इन फिगर। कितना एंगल से, थीटा एंगल से, फाइबर एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए इंटर्स कर रहा है। हमको निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, फॉर विच ए रे कैन बी प्रोपैगेट डाउन इन फाइबर, फाइबर में, है ना, प्रोपैगेट करे, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मतलब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है जिससे कि आपका जो लाइट है वो इसके अंदर प्रोपैगेट करते रहे। चलिए, तो सवाल है कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन फुलफिल हो जाए, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन फुलफिल हो जाए तो चलिए एक बार तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, और ये वाला जो एंगल है यहाँ पे आपका ये इंसिडेंस हो गया, ये आर, और मान लेते हैं इसको क्या है, फाई। तो यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए फाई का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। चलिए ठीक है। तभी दूसरी बात कि थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जब होगा तो आर का क्या हो जाएगा बच्चा, थीटा मैक्सिमम के लिए एक बार हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए तो फिर आराम से क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये प्रोपैगेट करने लगेगा। चलिए ठीक है ना। तो कुछ नहीं, हम लोग एक बार यहाँ पे लगाते हैं बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे आपका क्या है बच्चा, एयर है, और ये आपका कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन थीटा बराबर, है ना, ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है इंटू साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एयर का तो 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर μ1 साइन आर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग यूज़ करेंगे बाद में। चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फाई और आर में क्या रिलेशन होगा, है ना। अगेन
बोलेंगे r प्लस फाई, यदि इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो फाई प्लस r ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका फाई का जो वैल्यू हो जाएगा या r का जो वैल्यू होगा, r का वो कितना हो जाएगा बच्चा, r का वैल्यू 90 माइनस आपका फाई, है ना, 90 माइनस फाई, या हम लोग यहाँ पे फाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस r। चलिए ये हो गया, ये तो आया समझ में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, है ना, किसके लिए, फॉर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, फॉर TIR के लिए फाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, है ना, आपका थीटा C होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है ना। तो यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर विथ रिस्पेक्ट टू क्लैडिंग, है ना। तो आपका यहाँ पे चलिए ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, साइन लगा लेते हैं। हम लोग दोनों तरफ क्या लगा लें, साइन लगा लेते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन क्रिटिकल एंगल। साइन क्रिटिकल एंगल होता है 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो चलिए बच्चा हम लोग इसको मिटाते हैं, ऊपर वाला हम लोग मिटाते हैं। चलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए तो ये कंडीशन हुआ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग फाई का वैल्यू क्या है 90 माइनस r, तो क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस r इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा c, ये क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, क्लैडिंग, है ना, μ12, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 90 माइनस r, तो क्या हो जाएगा कॉस r बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा μ1 बाई μ2, तो μ2 ऊपर में चला जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब इससे देखेंगे हम लोग फर्स्ट से, साइन r का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन μ1, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे, है ना, यहाँ से इसी में साइन r बराबर क्या हो जाएगा बच्चा साइन थीटा अपॉन μ1, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो साइन r का वैल्यू ये है, तो कॉस r का वैल्यू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो हम लोग कॉस का वैल्यू रखते हैं, तो बेस क्या हो जाएगा μ1 का स्क्वायर रूट अंडर μ1 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हाइपोटेनस μ1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तो चलिए ये दोनों कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग कर लें तो क्या हो जाएगा μ1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू μ2 स्क्वायर। इसको इधर कर लेते हैं साइन को, ठीक है। तो साइन को हम लोग उधर कर लें, साइन स्क्वायर थीटा को इधर कर लेंगे, तो ये इसे लेस देन हो जाएगा μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर, है ना, लेस देन इक्वल टू हो गया। तो देयरफॉर साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू इतना होना चाहिए, देयरफॉर थीटा इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। और साइन तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो थीटा इज लेस देन, देयरफॉर थीटा का मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। समझ में आया बच्चा। तो हम लोग यहाँ पे ये लगा लेंगे, ठीक है। और यदि इसी को जल्दी में बनाना हो शॉर्ट में, तो डायरेक्ट क्या कर लेंगे, फाई के जगह पे थीटा सी रख देंगे। फाई के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग थीटा सी, फाई को हम लोग थीटा सी डायरेक्ट मान लेंगे, और जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वही हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो इन इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे, बहुत ही बढ़िया सवाल था, है ना।
चलिए इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इमर्जेंट एंगल और डेविएशन, है ना, प्रिज्म के लिए, है ना, जिस है ना कुछ क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे, तो चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लें हम लोग क्वेश्चन का। तो चलिए फटाफट इसको लिखते हैं। चलिए बच्चा, एक आपका दिया हुआ है इक्विलैटरल प्रिज्म है और एक लाइट है जो कि 60 एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंसिडेंट होता है, ठीक है। दिया हुआ है इफ आई बराबर 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म इज √3, देन फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल निकालना है एंड एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग निकालते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, पता होना चाहिए। एंगल ऑफ डेविएशन हम बताए हुए थे प्रिज्म के लिए, याद करेंगे बच्चा, प्रिज्म के लिए, है ना। एक बार ये आपका रे ऐसे गया, यहाँ ऐसे गया और ये ऐसे चला गया, बताए हुए थे बच्चा, याद करेंगे। इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंट, इसको हम लोग R1 बोलते थे, इसको R2 बोलते थे। ये आपका A होता था, बताए हुए थे R1 + R2 = A होता था। और एंगल ऑफ डेविएशन जो है आपका क्या होता था, I + E - A होता था, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये दोनों बात को याद रखेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। आपका यहाँ पे एयर है, इधर भी एयर है ना, और ये इक्विलैटरल प्रिज्म, ठीक। चलिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत ही आसान सवाल है। अब यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा, यहाँ ऐसे आएगा, रिफ्रैक्ट होगा और फिर यहाँ ऐसे चला जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे नॉर्मल खींचा, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, इसको हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे दो जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसको पहला सरफेस बोलते हैं, इसको दूसरा सरफेस बोलते हैं, है ना। तो पहला सरफेस में हम लोग पहला सरफेस पे लगाते हैं बाय स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट पे, है ना। पहला फर्स्ट सरफेस पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पे एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इंटू साइन R1, ठीक है। तो चलिए बच्चा यहाँ पे बच्चा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया और साइन R1, तो ये √3 से √3 कट गया, साइन R1 का वैल्यू 1/2, तो R1 का वैल्यू यहाँ से हो गया 30 डिग्री, है ना। तो R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन हम लोग जानते हैं R1 + R2 = A होता है, तो R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A - R1, और A कितना है, चूँकि आपका इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। याद रखें कि इक्विलैटरल प्रिज्म दे दिया तो इसका तीनों एंगल, ये 60, ये 60, ये 60, सारा एंगल क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो आपका ये 60 है, में से 30 चला गया, आपका कितना बचा, 30 डिग्री। चलिए, ये R2 का वैल्यू इतना आ गया। फिर एक बार स्नेल्स लॉ यहाँ सेकेंड सरफेस पे लगाएंगे, फिर हम लोग लगाते हैं बाय स्नेल्स लॉ एट सेकेंड सरफेस पे हम लोग लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आपका प्रिज्म है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इंटू साइन R2 बराबर, बाहर में एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन E, ठीक है। तो प्रिज्म का √3 हो गया आपका, है ना, R2 यहाँ पे 30 डिग्री, R2 का वैल्यू 30 आया, तो है ना, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और एयर का 1 इंटू साइन E, तो साइन E बराबर √3/2, तो यहाँ से E का वैल्यू आ गया कितना, 60 डिग्री। तो E का वैल्यू आ गया, एंगल ऑफ इमर्जेंट आ गया, ठीक है। देयरफॉर डेविएशन आपसे पूछ रहा है, तो क्या होता है, I + E - A, यानी कि I भी 60 डिग्री प्लस E भी 60 डिग्री और A भी 60 डिग्री, तो ये कट गया। डेविएशन कितना से हुआ, 60 डिग्री से डेविएशन हुआ, तो डेविएशन भी आ गया, एंगल ऑफ इमरजेंसी भी आ गया। चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे बच्चा, है ना। चलिए एक ऐसा ही एकदम सिमिलर सवाल करते हैं, है ना, जिसको आप लोग करेंगे बच्चा, फटाफट जल्दी से लिखेंगे इसको। चलिए बच्चा, एक आपका प्रिज्म दिया हुआ है जिसका प्रिज्म एंगल 75 डिग्री है
और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया 45, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो है √2 है, हमको फाइंड करना है। ई मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस और डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है ना। तो यहाँ से रे आया, यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्ट होगा और फिर यहाँ पे इमर्जेंट होके चला जाएगा। तो ये आपका R1 हो गया और ये आपका R2 हो गया। चलिए कुछ नहीं, एकदम सेम जैसे हम लोग पहले किए थे ऐसे ही इसको करेंगे। जल्दी से इसको फटाफट पॉज करके खुद से बनाएंगे, है ना। जल्दी से इसको बनाएंगे तो बच्चा, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, ये सरफेस पहला है, ये सरफेस दूसरा है। पहला सरफेस पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं भाई। स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस पे, है ना। तो ये आपका इधर एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है, बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, है ना, इंटू साइन R1, ठीक है। तो आपका ये एयर है, एयर का 1 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, है ना, और प्रिज्म का √2 दिया हुआ है, और साइन, है ना, यहाँ पे क्या हो गया R1 हो गया। तो आपका √2, तो यहाँ पे साइन R1 कितना हो जाएगा, साइन R1 बराबर 1/2। तो R1 का जो वैल्यू हो गया ये क्या हो गया 30 डिग्री, है ना। कितना हो गया बच्चा 30 डिग्री, ठीक है। अब अगेन हम लोग जानते हैं R2 का वैल्यू हमको चाहिए यहाँ पे, और इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग R1 प्लस R2 प्रिज्म के लिए A के बराबर होता है। तो R1 का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री प्लस R2 बराबर ये आपका 75 है। तो R2 का वैल्यू अगेन क्या हो गया बच्चा, घटेगा तो 45 डिग्री आ गया। R2 का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। अब दूसरे सरफेस पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ठीक है, बाय स्नेल्स लॉ, ठीक है, एट सरफेस सेकेंड सरफेस पे हम लोग लगाते हैं। पहले क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इंटू साइन R2 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंट, है ना। तो यहाँ पे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, साइन R2, साइन कितना है 45 डिग्री, ये 1, और साइन ऑफ E, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ऑफ E बराबर, है ना, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो √2 इंटू 1/√2 कट गया इससे। तो साइन E का वैल्यू कितना हो गया 1, देयरफॉर E आपका हो गया कितना डिग्री 90 डिग्री। E बराबर आपका 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है 90 बना रहा है। ये E कितना हो गया आपका 90, मतलब यहाँ पे क्या है जस्ट क्रिटिकल एंगल के बराबर R2 होगा, है ना। चूँकि आपका है ना 90 डिग्री यदि यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब R2 किसके बराबर होगा, इसके क्रिटिकल एंगल के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। चलिए कोई उससे कोई मतलब नहीं है। E का वैल्यू हमारा 90 आ गया, आंसर आ गया। और डेल्टा का वैल्यू चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन, तो क्या होता है I प्लस E माइनस A। तो I कितना है 45 प्लस E कितना आया 90 डिग्री माइनस 75, है ना। तो कितना आ जाएगा बच्चा, बोलेंगे 60 डिग्री। यहाँ पर भी एंगल ऑफ डेविएशन आपका कितना हो गया 60 डिग्री हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो बच्चा हम लोग आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। अगले क्लास में आप लोग का स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चा, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। अब हम लोग कर्व सरफेस स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।